हेलो बच्चों। हमने जो इमल्सन सीखा था और हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में मैं आपको और थोड़ा सा डिफरेंस समझाने जा रही हूँ। सस्पेंशन जो होता है वो बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। सस्पेंडेड मतलब अब जैसे सैंड है तो सैंड और वाटर का जो पिक्चर होगा उसमें वो पूरे वाटर का जो लिक्विड है उसमें वो सस्पेंडेड रहेंगे, पार्टिकल अलग 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 अलग, मतलब उसमें तैरते रहेंगे। अगर मैं हिंदी में देशी भाषा में बोलना चाहूँ तो, है ना, लटके रहेंगे सो कॉल्ड। तो उसके लिए हम इसको बोलते हैं सस्पेंशन, है ना। और जबकि इमल्जेंस में क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसके सस्पेंशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। जो डिस्पर्स फेज़ है सस्पेंशन में, जो आप सॉल्यूट डाल रहे हो उसकी बात अलग है, ठीक है। वही चीज़ इसमें भी है जिसको हम डिस्पर्स फेज़ कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये लिक्विड एंड लिक्विड है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग, इसके लिए हमने इसमें बोला कि ये जो है ये डबल एन स्टेज में रहता है, मतलब कि ये हेट्रोजीनियस होता है और दो फेजेस में रहता है। एक तो डिस्पर्स्ड फेज जिसे हम डिसकंटिन्यू फेज कह रहे हैं, और एक डिस्पर्जन मीडियम जिसे हम कंटिन्यूस फेज कह रहे हैं। जैसे देखिए, आपने मेयोनीज़ का एग्जांपल, मेयोनीज़ देखी होगी अपनी उसमें डेली लाइफ में। मेयोनीज़ क्या है? वाटर इन ऑयल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही मिल्क क्या है? मिल्क है आपका ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है कायदे से, लेकिन इसमें स्टेबलाइज़र होते हैं। जैसे मेयोनीज़ बनाते समय उसमें स्टेबलाइज़र ऐड किया जाता है, जबकि मिल्क में प्रोटीन होता है। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सब स्टेबलाइज़र का काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास में वाटर है, ठीक है। जैसे सपोज़ इसमें आपके पास में वाटर है, ये आपकी वाटर की लेयर है, ठीक है, और ये आपकी ऑयल की लेयर है। सपोज़ ये ऊपर आपकी ऑयल की लेयर है। जब आप इसको विगोरसली मिक्स करोगे, ज़ोर ज़ोर से शेक करोगे, तो क्या होगा, ये इस तरीके से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये इस तरह से मिक्स तो हो जाएगा, लेकिन ये वापस सेपरेट भी हो जाएगा, वापस इस फर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाएगा। ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, इसमें ये क्या था, वाटर, और ये क्या था, सपोज़ ऑयल। तो ये दोनों लेयर अलग अलग थी। जब हमने इसको विगोरसली शेक किया, ठीक है, विगोरसली शेक करने से क्या हुआ, ये आपस में इसके पार्टिकल मिक्स हुए। तो ये जो बना हमारा, ठीक है, ये एक बेसिकली हमारे पास ये दो फेजेस में है ना। इसमें जो हमारे पास डिस्पर्स फेज़ है, ठीक है, वो ऑयल का हो गया, और डिस्पर्जन मीडियम हमारा वाटर हो गया। अब इसको जब हम मिक्स करेंगे तो इसको स्टेबलाइज भी तो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है कि इसमें स्टेबलाइज़र ऐड किए जाते हैं, जिनको इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम इसको थोड़ी देर वापस रख देंगे ना, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, उनका फंडा ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम अपने आसपास, नॉट हाइड्रोजन एटम, सॉरी, H2 मॉलिक्यूल, ये जो H2 मॉलिक्यूल है, अपने आसपास जितने भी H2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये H2 मॉलिक्यूल हो गया, ये H2 मॉलिक्यूल हो गया, ये H2 मॉलिक्यूल हो गया, है ना। इन सब से अट्रैक्ट होगा चारों पांचों तरफ से, सपोज, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जब है ना, ये अट्रैक्ट होगा इन सब से, तो इन सब से अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एक पूरा का पूरा फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। ये मैं किस मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, जो वाटर लेवल की सतह पर है, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो कोई वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ये नीचे है ना फोर्स लगेगा, तो उससे क्या होगा, ये वापस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मिक्स होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब आपने इमल्सीफायर डाल दिया तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोफोबिक एंड आ जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल के बीच में एडजस्ट हो जाएगा जाके, ठीक है। और फिर इसमें, जहाँ इसमें इतने बड़े बड़े फोर्स लग रहे थे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, मतलब कंपेरेटिव टू इसके, इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो एक लेयर फॉर्म कर देंगे, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक एंड है, तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो सरफेस टेंशन है ज़्यादा होगा इस केस में। क्यों?
सरफेस टेंशन क्या होता है, वो अंदर से बाहर की तरफ लगता है। ये जो पानी का जो बबल है, इसमें ये अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, तभी वो पानी का बबल फॉर्म होगा। अगर अंदर से बाहर प्रेशर प्रॉपर नहीं लग पा रहा तो बबल फॉर्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये जो सरफेस टेंशन है, ये टेंशन इसमें कम हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ इमल्सिफायर। ठीक है, इसकी वजह से इसमें जो नीचे फोर्स लगेगा वो बहुत लेस लगेगा, जबकि इसका जो फोर्स था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं इमल्सिफायर जो होते हैं, और ये जो कोलाइड की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन रखते हैं। अगर इमल्सिफायर नहीं होते तो क्या होता कि जो ऑयल की जो लेयर है और वाटर की जो लेयर है वो अलग अलग हो जाती है। या सपोज मेयोनीज़ है, उसमें भी ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। मिल्क में भी ऐसा नहीं होता है, जबकि मिल्क में भी मिल्क फैट होता ही है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। इसमें दो फेज़ होंगे, एक डिस्पर्स्ड फेज़ और एक डिस्पर्जन मीडियम। ये मैंने अभी आपको समझा दिया। डिस्पर्जन मीडियम वो है जो उसके अंदर स्प्रेडेड है। ठीक है, जैसे अगर मैं पानी में ऑयल को या ऑयल में पानी को डाल रही हूँ, अगर ऑयल में पानी को डाल रही हूँ, जैसे ऑयल में मैंने पानी डाला, जैसे मेयोनीज़ का एग्जांपल लिया, तो उसमें वाटर जो है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज़ हो जाएगा और डिस्पर्जन मीडियम आपका ऑयल हो जाएगा। ठीक है, जो कंटिन्यूस फेज़ होगा। इसमें जो साइज़ ऑफ पार्टिकल होगा, वो कोलॉइड के जो पार्टिकल हैं उनके साइज़ जो हैं वो 1 to 100 नैनोमीटर तक होंगे। ठीक है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के साइज़ हैं। अब है फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी कैसे होती है, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं उनसे पास थ्रू हो जाते हैं। हैंस कोलॉइडल पार्टिकल जो है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम बाय फिल्ट्रेशन। आप मिल्क का एग्जांपल ले लो। मिल्क के एग्जांपल को अगर आप चलनी में से छानते हो तो उसका फैट अलग हो जाता है क्या, उसका बटर सेपरेट हो जाता है क्या, नहीं ना। सिर्फ मिल्क में से जो गंदगियाँ होती हैं वो दूर होती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मोटी मलाई होगी वो ऊपर से अपने आप छन के निकलेगी। ठीक है, उसमें से जो मिल्क फैट है वो ऐसे अलग नहीं होता। वो कैसे अलग होता है, वो अलग होता है एक सेपरेट कोलॉइडल पार्टिकल को सेपरेट करने की एक टेक्निक होती है जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत चीज़ों में काम आता है, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे जब आपको मिल्क से बटर को अलग करना होता है तो दूध को चलाते हैं, चर्न करते हैं। ठीक है, तो उसको चर्न करने से क्या होता है कि वो जो उसका जो बटर है वो अपने आप धीरे धीरे सेपरेट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको घुमाते हो तो उसमें क्या होता है, उसके बाहर निकलने की टेंडेंसी होती है। जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपका डिस्पर्स फेज़ है उसके जो पार्टिकल होंगे उनके बाहर निकलने की टेंडेंसी होगी घूमते घूमते। ओके, उसकी वजह से वो सेपरेट आउट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी कोलॉइडल पार्टिकल्स पास थ्रू नहीं हो सकते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो उससे ज़रूर कोलॉइडल पार्टिकल पास नहीं होते हैं। ठीक है, और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, इट अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन टू पास थ्रू। बट जो बिगर कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ये है ना, इससे पास थ्रू नहीं हो पाते। ये नेचुरल भी होती है और सिंथेटिक भी होती है। और मोस्ट कॉमनली जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो पिग के ब्लैडर में होती है। ओके, सो आगे चलते हैं। तो फिल्ट्रेबिलिटी हमें क्लियर हो गई। स्टेबिलिटी, अब कोलॉइड सॉल्व्स जो हैं वो स्टेबल हैं, ये हम जानते ही हैं। वो तब तक सेटल नहीं होते। अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ भी दोगे ना सॉल्यूशन को, तो भी वो सेटल डाउन नहीं होंगे, जैसे कि सस्पेंशन के हो रहे थे। ठीक है, फिर विजिबिलिटी, उनके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, बट इन सम केसेस दे आर विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर है ब्राउनियन मूवमेंट। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं अगर अपन उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमें दिखेंगे कि वो जिगजैग पाथ में इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये पोलन ग्रेन्स का जो वाटर में सस्पेंडेड थे उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, जो इंग्लिश साइंटिस्ट था, और उसने 1928 में ये ऑब्जर्व किया और इसलिए उसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट रखा। Brownian movement may be defined as the continuous zigzag movement of the colloidal particles in the colloidal soil. Colloidal soil में
जब जिगजैग मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, कोलोइडल पार्टिकल्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। और उसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज ऑफ हिटिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स बाय द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स जो आपके बने हैं, तो वो जब डिस्पर्जन मीडियम से स्ट्राइक होंगे, हिट होंगे, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे दो बॉल्स हैं, वो आपस में टकराएंगी तो वो इधर उधर मूव होंगी ही होंगी। द सेम फंडा इज हेयर, है ना। तो इसकी वजह से ये ब्राउनियन मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अभी कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी कोलोइडल की पढ़ी हैं, कोलोइड्स की पढ़ी हैं। अब ये जो कोलोइड्स की और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।